18 मई को सुजाता गटके पुणे के इनामदार अस्पताल में एडमिट हुई। उनके पेट में एक ट्यूमर था जिसे एक साधारण सर्जरी करके निकाला जाना था। डॉक्टर ने ऐसा कुछ ये नहीं कहा था कि क्रिटिकल है क्या कुछ है, वो नॉर्मल है, नॉन कैंसरस था वो। उनकी सर्जरी तो सफल हुई, पर उसके बाद रिकवरी के समय सुजाता की तबीयत बिगड़ने लगी। एक हफ्ते में उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश हो गई और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। डॉक्टर रोज़ हमें काउंसलिंग के लिए बुलाते थे सुबह, वो सिर्फ बताते थे कि ये अनकॉन्शियस है। तो हम भी उन्हें बताते थे कि अरे अनकॉन्शियस क्यों हो रहा है, आप पूरा आपका फोर्स लगाओ, स्पेशलिस्ट चाहिए स्पेशलिस्ट बुलाओ। जब लंग्स डैमेज हुआ बोला तो लंग्स के स्पेशलिस्ट बुलाए उस टाइम। फिर बाद में बताया गया कि किडनी के लिए गया है, तो किडनी के लिए हमने फिर किडनी के लिए, फिर लास्टली हम लोग ब्रेन अटैक बताया, तो ब्रेन अटैक के लिए फिर लास्टली हम लोग उनके पास भी गए। उन्होंने एक्चुअली हमें जो डेथ सर्टिफिकेट डेथ रिपोर्ट दिया है उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है ये सेप्सिक शॉक्स के वजह से ये हुआ है करके। अगर वो सेप्सिक शॉक्स के वजह से हो रहा है तो फिर ये सेप्सिक शॉक्स किस वजह से हुआ है ये भी होना चाहिए, पता चलना चाहिए था। जब उनके पति ने अस्पतालों की रिपोर्टों को खंगालना शुरू किया तो उसमें उन्हें एक ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का नाम मिला। जब हम लोग ये रिपोर्ट फॉलो कर रहे तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया बताया वो ब्रोकाइडिन, वो रिपोर्ट कल्चर रिपोर्ट में बताया गया है, तो वो आया कहाँ से? हॉस्पिटल ने हमको बताना चाहिए कि ये बैक्टीरिया ऐसा है करके हम लोग उसको ट्रीटमेंट करिए। हॉस्पिटल ये बताता नहीं है खुल के। गटके का मानना है कि उनकी पत्नी की तबीयत इस बैक्टीरिया से हुए इन्फेक्शन के चलते अचानक बिगड़ गई। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ये है डॉक्टर रोहिणी केलकर, जिन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इन्फेक्शन कंट्रोल के दिशा निर्देशों को बनाने में योगदान दिया है। This actually means that when a patient comes into the hospital, he or she doesn't have an infection. अगर किसी पेशेंट को अस्पताल में एडमिट होने के 48 घंटे के अंदर एक नया इन्फेक्शन हो जाए तो इसका मतलब है हॉस्पिटल में हो रहे प्रोसीजर के चलते वो किसी बैक्टीरिया से संक्रमित हो गए हैं। अगर किसी पेशेंट को अस्पताल में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये अस्पताल और डॉक्टरों की जिम्मेदारी बनती है कि वो पेशेंट को समझाएं कि उन्हें ये इन्फेक्शन कैसे हुआ है और अस्पताल उन्हें ठीक करने के लिए क्या कदम उठा रहा है, पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। भारत में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि ज्यादातर तौर पे पेशेंट्स को इसके बारे में पता नहीं चलता। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो इस पे कोई यूनिफाइड डेटा नहीं मेंटेन करता है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस है, प्राइवेट और पब्लिक, जो इस पे डेटा मेंटेन करते हैं। उनके सर्वेक्षण के हिसाब से भारत में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का प्रमाण 11 से लेके 83% तक है। इसकी तुलना में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 3.2%, ऑस्ट्रेलिया में 9.9% और यूरोप में 7.1% HAI के रेट्स है। हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा देश में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स का HAI दर निकाला और हमने पाया कि इन अस्पतालों में ऐसे इन्फेक्शन के मामले बहुत ज्यादा है। प्राइवेट अस्पतालों ने तो अपना डेटा हमारे साथ साझा करने से भी मना कर दिया। अस्पताल अक्सर पेशेंट्स को अंधेरे में रखते हैं, जिसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि राजेंद्र गुप्ता ने पाया जब उन्होंने नवी मुंबई में एक प्राइवेट अस्पताल में दोनों आंखों का कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराया। लेफ्ट साइड में तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, राइट साइड के अंदर आप ये लगा लीजिए 30-40%। ऑपरेशन उन्होंने किया तो ऑपरेशन करने के दूसरे दिन बाद ये पट्टी चेंज कर दी आंखों की, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं बोला डॉक्टर साहब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। बोला नहीं ऐसा नहीं है, नज़र आएगा। पर जब उनके परिवार ने उन्हें एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उन्हें आंख में इन्फेक्शन हो गया है। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि उनकी आंख में अल्सर है, जिसका जल्द से जल्द इलाज करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम अस्पताल आने में थोड़ी भी और देर करते तो उनकी आंख नहीं बचा पाते।
अल्सर का इलाज करने के बाद उन्होंने हमें इंजेक्शन में 2 सैंपल दिए और उनका लैब टेस्ट करवाने को कहा। रिपोर्ट में पता चला कि उनकी आंख में सुडोमोना एरिगोनोसा नाम का बैक्टीरिया था। ये बैक्टीरिया बहुत ही खतरनाक है। डॉक्टर ने बताया कि भारत में 85 से 90% विजन लॉस इसी बैक्टीरिया के कारण होता है और इस बैक्टीरिया से संक्रमण तभी होता है जब ऑपरेशन के समय यूज हुए इक्विपमेंट साफ ना हो या फिर क्लिनिक में ही कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। अस्पतालों को इन्फेक्शन फ्री कैसे रखा जा सकता है, ये जानने के लिए हम भारत के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल टाटा मेमोरियल पहुंचे। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए 5 बार अपने हाथ साफ करने होते हैं। पेशेंट को छूने से पहले, कोई प्रोसीजर को शुरू करने से पहले, पेशेंट को छूने के बाद, ब्लड या किसी और प्रकार के फ्लूइड से कांटेक्ट के बाद और पेशेंट को देखने के बाद। All care banda checklist we have. Catheter associated bloodstream infection, the date of insertion, at what date it has been inserted and what is the risk factors patients are having. ये हमारा ऑपरेशन थिएटर का एरिया है। अभी ऑपरेशन चल रहा है। इसके बाद यहाँ से सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आएंगे जिन्हें हम इस वॉशर में डिसइंफेक्ट करने के लिए डाल देंगे। अधिकतर अस्पताल इन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन नहीं करते क्योंकि सरकार की ओर से भी इन नियमों को लागू करने का कोई जोर नहीं है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन साबित करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए एक लैब रिपोर्ट लगती है जो कंफर्म कर सके कि जो बैक्टीरिया पेशेंट में पाया गया है वही बैक्टीरिया हॉस्पिटल के उपकरणों में है। इसके बाद एक तीसरे डॉक्टर से लिखित में चाहिए होता है कि ये बैक्टीरिया और ये इन्फेक्शन हॉस्पिटल की लापरवाही से हुआ है। ये दोनों होने के बाद भी एक केस अगर रजिस्टर होता है तो उसका अंजाम आने में बहुत साल निकल जाते हैं। And now I'll pass on to my son, who will talk more about his father. Alim was only 10 years old when he jumped in the grave and buried his father alone, because most of our family live out of the country. उनके हार्ट में ब्लॉकेज हो गया था। उन्हें उनके दोस्तों से इस अस्पताल के बारे में पता चला, जहाँ से फिर उन्होंने अपनी सर्जरी कराई और इसी सर्जरी के बाद उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने हमें मेरे पिता के केस की पूरी जानकारी नहीं दी थी। वो बहुत सी चीज़ें कहने लगे कि उनको बुखार हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है या फिर ऑपरेशन के बाद थोड़ी तबीयत बिगड़ना मामूली बात है। पर उनकी तबीयत इससे पहले ही बहुत ख़राब हो चुकी थी। उनकी किडनी और लिवर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे, जिससे और इन्फेक्शन हो रहा था और उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। मेरी माँ को सबसे ज़्यादा ये बात परेशान कर रही थी कि उन्हें अस्पताल ने उनके पति की तबीयत के बारे में अंधेरे में रखा। आलिम की मां ने 2005 में हॉस्पिटल के खिलाफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में केस दर्ज किया। 19 साल बाद कमीशन ने फैसला दिया कि अस्पताल अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है। अस्पताल ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की है और मामला अभी भी चल रहा है। इस केस को लड़ते लड़ते मैंने अपने माँ और बाप दोनों को खो दिया और अभी भी ये केस ख़त्म नहीं हुआ है। आज 19 साल हो गए हैं और अगले साल 20 साल हो जाएंगे और शायद तब मेरे माँ बाप को शांति मिलेगी। जब मैं घर जाता हूँ, मैं मेरे पोते को मोटरसाइकिल पे रात को बैठा के घुमाता था ताकि वो खुश रहे, या मैं मेरी लड़की के यहाँ आ गया तो अपने नवासी को लेके गार्डन में नीचे घूमने लेके जाना, बड़े खुश होते थे। ये सब मेरा से मेरी खुशी चली। 67 गियर के बाद लाइफ कैसे गुजरेगी मुझे नहीं मालूम, अच्छी तो नहीं गुजरेगी, ये तो डेफिनेट है।
अभी मेरी जो बेटी है वो अभी 13 इयर्स की है, 9th स्टैंडर्ड में। वो अब 9th स्टैंडर्ड में इंग्लिश मीडियम में CBSE में। तो मेरा वाइफ का एक ख्वाब था कि वो पढ़कर कुछ अच्छी बन जाए, इसके लिए मैं उसको पढ़ाई कर रहा हूँ। और मुझे एक ही लड़की है, बाकी कुछ नहीं।